ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन लीड से होती है जिसका नाम यीजिंग था। आज यीजिंग और उसके बॉयफ्रेंड वेन लियांग की 7th एनिवर्सरी थी जिसके लिए उसने काफ़ी तैयारी कर रखी थी। तभी उसे एक गिफ्ट पार्सल रिसीव होता है। यीजिंग को लगता है कि वेन ने ये पार्सल एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए उसे सेंड किया है। वो देखती है कि उस पार्सल के अंदर एक मिरर था। वो वेन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो घर कब तक आएगा। तो वो उसे बताता है कि आज उसकी मीटिंग है जिसकी वजह से उसे लेट हो सकता है। लेकिन सच तो ये था कि वो शाओ के साथ बिजी था जो कि उसकी बिजनेस पार्टनर थी और वेन का उसके साथ अफेयर चल रहा था। वेन का प्लान शाओ के साथ ड्रिंक करके एंजॉय करने का था। वो यीजिंग की परवाह करे बिना लेट नाइट तक उसके साथ ही बिजी रहता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो शाओ उसे उसके अपार्टमेंट तक लेकर जाती है। यीजिंग उसकी ये हालत देखती है तो शाओ बताती है कि उसने मीटिंग के दौरान कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली। शाओ उसे यीजिंग के हवाले करती है और कहती है कि क्या उसे वो मिरर रिसीव हुआ जो कि उसने कंपनी की तरफ से भेजा था। और जाते जाते उसे बोलती है कि उसे न अपने लुक्स का ध्यान रखना चाहिए और मिरर देखते रहना चाहिए। जो सुनकर यीजिंग उसे अंदर लेकर जाती है। जो बताती है कि आज उनकी 7th एनिवर्सरी थी। वो उसके साथ टाइम बिताना चाहती थी और उसे दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो देखकर वो बोलता है कि अभी उसे ना अच्छा फील नहीं हो रहा और वो सोने के लिए जा रहा है। यीजिंग उसे रोकने का ट्राई करती है और पूछती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो उसे साइड हटाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके ऐसे बिहेवियर से उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो नोटिस करती है कि वैन के हैंकी पर उसी कलर की लिपस्टिक लगी होती है जैसे कि शाओ के पास थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा शक हो जाता है। वो वैन का फ़ोन देखने का ट्राई करती है जहाँ पर उसे शाओ के पार्सल का मैसेज आया हुआ था। शाओ ने वो पार्सल वैन के लिए भेजा था और साथ में उसे आई लव यू का मैसेज भी था। चाओ देखती है कि असल में वैन ने शाओ को एक एक्सपेंसिव नेकलेस भी गिफ्ट किया हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसकी हार्ट रेट भी काफ़ी बढ़ जाती है। वो गुस्से में शाओ के भेजे हुए मिरर में देखती है और अचानक से वो खुद को शाओ की बॉडी में पाती है। उसे तो लगता है कि यहाँ पर वो सिर्फ सपना देख रही है और गुस्से में शाओ की लिपस्टिक से उसकी बॉडी पर विश लिख देती है। अगली सुबह जब यीजिंग की नींद खुलती है तो वो सोचने लग जाती है कि कल रात उसे शाओ का सपना क्यों आया था। आगे वो देखती है कि वेन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। वो उसे कल के लिए सॉरी भी बोलता है। यीजिंग को कहता है कि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और वो इस बच्चों को अभी नहीं पाल सकता। ये सुनकर यीजिंग उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे बिजनेस की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी थी और अपना करियर खत्म कर दिया और वो बोल रहा है कि वो इस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। इस बात को लेकर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वैन की मॉम वहाँ पर आ जाती है और यीजिंग की साइड लेती है। वो वैन से कहती है कि उसे इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो यीजिंग के पास जाती है और उसे उसका मूड ठीक करने को कहती है, नहीं तो उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। आगे हम यीजिंग को देखते हैं जो कि उसके फ्रेंड से वैन की कंपनी तक उसे ड्रॉप करने के लिए हेल्प मांगती है। तो वो उसे उसकी कंपनी तक लेकर चला जाता है। शाओ ने देखकर कंपनी का एक एम्प्लॉय पूछने लग जाता है कि क्या वो दोनों सफाई का काम करने आए हैं। इतने में शाओ वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि वह इनकी गर्लफ्रेंड है, ना कि कोई सफाई वाली। यीजिंग अब यहाँ पर नोटिस करती है कि शाओ ने वही नेकलेस पहना हुआ है जिसकी रिसीट कल उसने वैन के फ़ोन में देखी थी। ये देखकर ही कंफर्म हो जाता है कि वैन ने उसे वो गिफ्ट किया था और वैन उसे चीट कर रहा है। जो देखकर वो एक रूम में चली जाती है और रोने लगती है। तभी शाओ वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि लगता है कि उसे उसका नेकलेस पसंद आया। वो उसे बताने लग जाती है कि वो उसे किसी खास ने गिफ्ट किया है। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो पास रखे मिरर में देखने लगती है और अचानक से उसे चक्कर आ जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को फिर से शाओ की बॉडी में पाती है। यीजिंग तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि वो शाओ की बॉडी में कैसे आ गई। वो उस रूम से बाहर जाती है। तभी वैन वहाँ पर आ जाता है। वो शाओ से कहता है कि उसने सुना कि यीजिंग यहाँ पर आई हुई है और बोलता है कि यीजिंग वैसे भी पागल है तो उसे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब क्योंकि यीजिंग तो शाओ की बॉडी में थी तो ये सब सुनकर वो उसे पूछती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। तो वैन बोलता है कि यीजिंग उसके लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि वो है। ये कहकर वो उसे टच करने लग जाता है। जिस पर यीजिंग सोचती है कि अब ये जानने का उसके पास अच्छा मौका है कि वैन कितना गिरा हुआ आदमी है। वो वैन को रोकती नहीं है और उसे अजीब से शॉर्ट कपड़े पहनाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे ही कुछ रोमांटिक करने वाली हो। वह अब उसे वेट करने के लिए कहती है। यीजिंग बाहर आकर वांग को कहती है कि वैन उसे अंदर बुला रहा है। ये बोलकर चली जाती है। वांग अब जैसे ही रूम में जाता है तो वैन को उस अजीब से आउटफिट में देखकर हैरान हो जाता है। उसके साथ बाकी सारे लोग भी वैन को ऐसी हालत में देख लेते हैं जिससे कि उसी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है। जिसे ऐसे देखकर यीजिंग को काफ़ी खुशी हो रही थी। वो जैसे ही फिर से मिरर में देखती है तो बेहोश हो जाती है और अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। इसके बाद शाओ भी होश में आ जाती है और वैन के पास जाती है। जब वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से आज उसकी इतनी बेइज्जती हो गई, पर वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये सब तो यीजिंग ने शाओ से करवाया था।
और उस वक्त उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। आगे हम यूजिंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड गोंग हान से पूछती है कि क्या उसकी कंपनी अभी भी हायरिंग कर रही है, क्योंकि वो फिर से जॉब करना चाहती है। इसके बाद हम उसे घर में देखते हैं जहाँ वो वेन पे इल्ज़ाम लगाती है कि उसने शाओ को नेकलेस गिफ्ट किया है। ये सुनकर वो कहने लग जाता है कि शाओ के डैड उनके बिजनेस में बड़े इन्वेस्टर हैं, इसीलिए उसने ऐसा किया था। वो यूजिंग को कहने लगता है कि अगर उसे उस पर यकीन नहीं है तो वो उसे छोड़कर जा सकती है, जो देखकर वेन की मामूली लड़ाई करने से रोकती है और यूजिंग को पैसे देने लगती है ताकि वो अपने लिए भी नेकलेस खरीद सके और ये मामला यहीं पर बंद हो जाए। जो देखकर यूजिंग सोचती है कि उन्हें उसकी कितनी चिंता है। अब अगले दिन गोंग यूजिंग के घर पर कुछ गिफ्ट लेकर आता है। वो उसका सैड फेस देखकर पूछता है कि क्या हुआ है। जहाँ पहले तो वो उससे बात छुपाने का ट्राई करती है, पर फिर उसे सारी बात बता देती है, जो सुनकर गोंग हंसने लग जाता है। यूजिंग बोलती है कि उसे पता था कि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, पर वो बोलता है कि वो उसकी बात पर यकीन करता है और पूछता है कि क्या जब वो शाओ की बॉडी में गई थी तब कुछ कॉमन हुआ था। जहाँ काफ़ी सोचने के बाद उससे याद आता है कि वो गुस्से में जैसे ही मिरर में देखती है तो वो शाओ की बॉडी में आ जाती है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये चेक करने के लिए वो वहाँ पर मिरर लेकर आती है, पर यूजिंग को गुस्सा नहीं आ रहा था। उसकी हेल्प करने के लिए गोंग उसे गुस्सा दिलाने वाली बातें करता है और वो फिर से अचानक से बेहोश हो जाती है। वो अब शाओ की बॉडी में आ जाती है, जहाँ शाओ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में देख रही थी, क्योंकि उसे शक था कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो चुका है। वो अब शाओ के फ़ोन से वेन को मैसेज करती है कि उसने वेन से ब्रेकअप करना है। तभी उसकी असिस्टेंट शाओ को मीटिंग के लिए बुला लेती है, जहाँ मीटिंग में शाओ का मजाक बनाने के लिए यूजिंग उसे कॉस्प्ले के कपड़े पहना देती है, जो कि काफ़ी अजीब थे। वो मीटिंग में पहुंचकर उनकी कंपनी को मिलने वाला प्रोजेक्ट गवा देती है। ये सब करने के बाद वो काफ़ी खुश थी और जैसे ही वो मिरर में देखती है तो वापस से अपनी बॉडी में चली जाती है। अपनी बॉडी में जाती ही हंसने लग जाती है और गोंग को बताने लग जाती है कि उसने क्या क्या किया। दूसरी तरफ हम वेन को देखते हैं जो कि शाओ पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो ऐसा हाल बनाकर मीटिंग में गई थी, उसकी वजह से उन्हें मिलने वाला प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया। वो वेन को बताती है कि उसे आजकल समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसे कोई मेंटल इशू है। ये सब सुनने के बाद वेन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओ को शक हो रहा था कि कहीं इन सब के पीछे यूजिंग का हाथ तो नहीं है। फिर हम यहाँ से यूजिंग को देखते हैं जो कि गोंग के साथ बातें कर रही थी और वो ये पता लगा चुके होते हैं कि बॉडी में वापस आने के लिए उसे खुश होकर मिरर में देखना होता है। तभी यूजिंग को एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन अब जो वो इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही थी तभी देखती है कि उसकी लिपस्टिक गायब है। बाद में उसे पता चलता है कि वेन की मॉम उसकी लिपस्टिक यूज़ कर रही है। वो उसके लिए अब सूप बनाती है जिसमें से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। वो उसे ये सूप पीने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर वो ऐसे पिएगी तो उसका होने वाला बेबी लड़का ही होगा। लेकिन उसको इस स्मेल से उल्टी आने लग जाती है। इतने में वेन भी उठ जाता है, जहाँ पर मॉम वेन से शिकायत करने लग जाती है कि वो उनकी पूर्वजों की रेसिपी पीने से मना कर रही है। इस पर यूजिंग कहती है कि उसे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इंटरव्यू की जगह जाकर उसे पता चलता है कि शाओ ने ही उसे बुलाया था। वो उसे जॉब ऑफर करती है और कहती है कि वो उस पर नज़र रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि यूजिंग उसके साथ कुछ तो गलत कर रही है। वो अब यूजिंग को अपनी बातों से उकसाने लग जाती है तो वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करके चली जाती है। अगले दिन से यूजिंग वेन की कंपनी में काम करने लगती है और सारा स्टाफ उसकी तारीफ कर रहा था, जो देखकर शाओ काफ़ी जेलस हो रही थी। वेन उससे पूछता है कि आखिर उसने यूजिंग को रिक्रूट क्यों किया, तो बताती है कि उसे उस पर नज़र रखनी थी। तभी यूजिंग वेन को उससे कुछ बात करने बुलाती है, जहाँ बोलती है कि वो उसकी कंपनी के लिए एक न्यू क्लाइंट से मिलना चाहती है ताकि उसे एक्सपीरियंस मिल सके, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग अपना लास्ट क्लाइंट खो चुके हैं। वेन उसे मना करता है कि वो उसे इतने बड़े काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। तो यूजिंग उसे कुछ पेपर्स दिखाती है जिसमें वेन ने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कुछ फ्रॉड करा हुआ था। वो बोलती है कि अगर वो उसे ये काम नहीं करने देगा तो ये पेपर शाओ को दिखा देगी। ये सुनकर वो उसे नए क्लाइंट से मिलने के लिए मान जाता है, पर वो जानबूझकर ऐसे क्लाइंट को चुनता है जो कि कैरेक्टर का ढीला आदमी था, ताकि वो यूजिंग को परेशान कर सके। अब जैसे ही यूजिंग और उनकी मीटिंग फिक्स होती है तो वो क्लाइंट जिसका नाम शू था उससे मिलने के लिए जाती हैं। शू उसे अजीब नज़रों से देखने लग जाता है और ज़बरदस्ती हाथ मिलाकर उसके हाथ को किस करने का ट्राई करता है, जो देखकर वो यहाँ से चली जाती है। वैन भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि उसे ने ये मीटिंग रखवाई है ना, अब वो इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वैन उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि वो जानता है कि ये काम उसके बस का नहीं है, जो सुनकर यूजिंग उसे गलत साबित करने के लिए वापस चली जाती है। मीटिंग के दौरान सब ड्रिंक कर रहे थे, पर यूजिंग फ्रूट जूस पी रही थी। तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं, जहाँ पर शू यूजिंग को वेट करने के लिए बोलकर वॉशरूम में चला जाता है। सबके चले जाने के बाद शाह उसे बताती है कि उसने यूजिंग की ड्रिंक बदल दी थी, इसलिए उसे चक्कर आ रहे हैं। वो यूजिंग को उसकी और वैन की लव चैट दिखाने लग जाती है,
जिससे कि उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यीजिंग अब शाओ के फ़ोन कवर में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है और वो फिर से उसकी बॉडी में आ जाती है। यीजिंग अब जो कि शाओ की बॉडी में थी, वो वेन से कहती है कि वो आज रात उसके साथ बिताना चाहती है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, उसे वेट करने को कहकर शावर लेने चला जाता है। शाओ बाहर आकर मिस्टर शू को कहती है कि अंदर यीजिंग शावर ले रही है, तो वो रूम में जाकर रेडी हो सकता है। ये सुनकर शू रूम में जाकर ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है। उसे लग रहा था कि शावर के अंदर यीजिंग है। वैन भी अब जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है तो उसे लगता है कि वहाँ पर शाओ उसका वेट कर रही है, लेकिन वहाँ पर शू था। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। वहीं यीजिंग अब दूसरे रूम में जाती है जहाँ उसकी बॉडी अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। जैसे वो मिरर में देखती है तो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में शाओ को होश आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस रूम के अंदर कैसे आ गई। वो उस होटल की सीसीटीवी चेक करती है तो वो खुद को यीजिंग की बॉडी को कैरी करके रूम तक ले जाते हुए देखती है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पक्का यीजिंग ने उस पर कोई जादू कर दिया है जिससे वो उसकी बॉडी कंट्रोल कर पाती है। यहाँ से फिर हम यीजिंग को देखते हैं जिससे पता चलता है कि उसके बैंक से 5 लाख युआन गायब हो चुके हैं जो कि उसने सेव करे थे। यहाँ से फिर हम वेन और उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम वेन को यीजिंग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो शुरू से ही उसके और यीजिंग के रिलेशनशिप के खिलाफ थी, पर अब वो प्रेग्नेंट है तो उसे चाहे कुछ महीने के लिए उसका ख्याल रखना होगा जब तक उन्हें पता न लगे कि उसके पेट में लड़का है या फिर लड़की। अगर वो एक लड़का हुआ तो वेन को उससे शादी करनी होगी और अगर लड़की हुई तो वो उसे अबॉर्ट करा देंगे। ये सुनकर यीजिंग का दिल टूट जाता है। साथ ही वो ये भी सुन लेती है कि वैन अभी तक यीजिंग की सेविंग यूज़ करके कंपनी के लॉसेस को बियर कर रहा था। यीजिंग को लगा था कि वैन की मॉम को उसके और उसके होने वाले बच्चे की चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी यीजिंग वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर मॉम काफ़ी डर जाती है। यीजिंग यहाँ पर वैन को घर से निकलने के लिए कहती है और उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसके सारे पैसे यूज़ कर लिए थे। मॉम उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन वो उन दोनों को इग्नोर करके चली जाती हैं। अगले सीन में हम यीजिंग को ऑफिस में देखते हैं। तभी शाओ उससे बात करने के लिए बुलाती है। इतने में ही वेन भी वहाँ पर आ जाता है, पर यीजिंग उसके साथ नहीं जाती। पीछे से गोंग भी उसके ऑफिस में घुस जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वेन ने यीजिंग के साथ क्या किया था। गोंग काफ़ी गुस्से में था। वो वेन से लड़ जाता है पर गार्ड दोनों को आकर छुड़वा देते हैं। शाओ यहाँ पर यीजिंग को बताती है कि उसने सीसीटीवी फुटेज देखी थी और उसे पता चल चुका है कि वो उसके साथ कुछ तो गलत कर रही है। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है और जैसे ही शाओ फ़ोन निकालती है तो यीजिंग फ़ोन के कवर में अपना फेस देखती है और वो फिर से उसकी बॉडी में आ जाती है। वो शाओ के फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि शाओ होश में आने के बाद वो देख पाए। जैसे ही शाओ को वापस से होश आता है वो वीडियो देख पाती है कि यीजिंग उसकी बॉडी में है और उसकी बॉडी पर लिपस्टिक से कुछ लिख रही है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे सपने आने लग जाते हैं कि यीजिंग उसका खून करने वाली है और वो हर वक्त डर में रहती है कि कहीं यीजिंग उसके अंदर ना आ जाए। वहीं वैन अब शाओ से मिलने के लिए जाता है, पर शाओ काफ़ी डरी हुई थी। उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। वो उसे हक करके शांत करने की कोशिश करता है कि तभी यीजिंग शाओ की बॉडी में आ जाती है, उसे मारने लग जाती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो भाग जाता है। इस सब में शाओ के सर पर छोटी सी खरोच भी आ जाती है। अब अपनी बॉडी में वापस आकर यीजिंग नोटिस करती है कि उसके सर पर भी सेम खरोच है जो कि शाओ के सर पर थी। तभी उसे गोंग का फ़ोन आता है। वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर उसके सर पर चोट कैसे आई, तो वो उसे जो कुछ भी हुआ सब बताती है। ये सब सुनकर गोंग उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, पर यीजिंग उसकी नहीं सुनती। वो फ़ोन कट करके लिफ्ट में चली जाती है जहाँ उसे चक्कर आने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी डरी हुई थी और मिरर के अंदर लेट गो लिख रही थी। तभी यीजिंग उसकी बॉडी में आ जाती है। उसके पास रखे ब्लेड को लेकर शाओ के हाथ की नस काट देती है, जिससे कि ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाए। गोंग यीजिंग से मिलने के लिए ऑफिस में आता है। तभी उसे पता चलता है कि यीजिंग तो लिफ्ट के अंदर बेहोश पड़ी हुई है। वो लिफ्ट को खोलने में मदद करता है और देखता है कि उसके हाथों में से खून निकल रहा था। गोंग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड दिखाता है और उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। गोंग फिर उसे समझा रहा था कि वो आज के बाद कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करे और अपना ध्यान रखे। जिसके बाद यीजिंग अपनी रूम का लॉक बदल देती है और गोंग के साथ वैन का कार्ड यूज़ करके काफ़ी शॉपिंग करके आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम शाओ को वांग की हेल्प लेते हुए देखते हैं क्योंकि वांग को ब्लैक मैजिक और एक्सॉर्सिज्म की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। इसके बाद हम वैन को घर में देखते हैं। वहाँ उसकी मॉम यीजिंग के रूम में कान लगा के कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। इतने में यीजिंग डोर ओपन करके बाहर आती है। जब वैन उसे बताता है कि उसे अपने फ़ोन पर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन के मैसेज आए हैं, क्या वो उसका कार्ड यूज़ कर रही है, तो यीजिंग उसे बता देती है कि उसने थोड़ी सी शॉपिंग की है। 5 लाख युआन के कंपैरिजन में वो तो कुछ भी नहीं है। साथ ही उसे ये भी बोलती है कि अब वो उसके रूम में नहीं सो सकता। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जिसे वांग ने एक कैंडल दी थी जिससे कि वो यीजिंग से कम्युनिकेट कर सकती है।
अब शाओ सोच में थी क्योंकि ईजिंग ने काफ़ी देर से उसकी बॉडी में एंटर नहीं किया था। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो अपनी मॉम के खराटों की वजह से परेशान हो रहा था। तभी उसे शाओ का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वैन मन ही मन सोच रहा था कि ये सब कुछ ईजिंग के प्रेग्नेंट होने की वजह से हो रहा है और अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो ये सब कभी नहीं होता। अगली सुबह वैन अपनी मॉम को बताता है कि वो शाओ के घर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ईजिंग उसे यहाँ से निकालना चाहती है। ये सुनकर मॉम उसकी तरफ चाकू लेकर आने लग जाती है और कहती है कि वो ईजिंग को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ हम ईजिंग को देखते हैं जो कि गोंग के साथ अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए आई हुई थी। तभी वैन वहाँ पर आ जाता है और ईजिंग से कहने लगता है कि वो उसके साथ चेकअप कराने के लिए क्यों आई है। गोंग उसे वहाँ पर देखकर कहता है कि वो सब जानता है कि उसे इस बच्चे की कोई भी परवाह नहीं है तो वो नाटक ना करे। उन दोनों में यहाँ पर बहस होने लग जाती है पर गोंग उसे रोक देता है। वैन यूजिंग को साइड में बात करने के लिए बुलाता है जहाँ ये दोनों इस वीडियो के पास थे। वो यूजिंग को सीढ़ियों से धक्का मारना चाहता था पर तभी यूजिंग उसकी तरफ मुड़ जाती है और वैन अपने घुटनों पर बैठकर उसे माफ़ी मांगने की एक्टिंग करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि वो आपसे सुधर जाएगा और सॉरी बोलकर खुद को मारने भी लगता है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे रोकती है। वैन फिर उसे बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग वगैरह कराने के लिए लेकर जाता है जहाँ वो मौका खोज रहा था कि वो किस तरीके से उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। शॉपिंग के बाद वो उसे कहता है कि उसे डिनर पर ले जाना चाहता है ताकि वो उसे बात कर सके। उसे गोंग का मैसेज भी आता है। वो उसे वैन से दूर रहने के लिए कहता है लेकिन ईजिंग उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। गोंग भी अब उसी कार पार्किंग के अंदर होता है। वो ईजिंग की कार का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ शाओ कैंडल जलाकर ईजिंग का उसकी बॉडी में आने के लिए वेट कर रही थी लेकिन वो उसकी बॉडी में एंटर करने का ट्राई ही नहीं करती। जिस वजह से वो ईजिंग को गुस्सा दिलाने के लिए उसे उसकी और वैन के चार्ज भेजने लग जाती है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कार के मिरर में अपना फेस देखकर बेहोश हो जाती है पर इस बार वो शाओ की बॉडी में एंटर नहीं कर पाती, सिर्फ उसके ब्रेन में ही आ पाती है। शाओ से पूछने लग जाती है कि आखिर वो उसका पीछे छोड़ने का क्या लेगी तो यूजिंग बताती है कि उसका फिर से शाओ की बॉडी में घुसने का कोई भी प्लान नहीं था। वो सिर्फ अपनी लाइफ अकेले जीना चाहती है। शाओ से वो ये सब करने के लिए सॉरी बोलती है तो शाओ भी उसे सॉरी कहती है। यूजिंग उससे पूछती है कि आखिर वो वैन जैसे आदमी को क्यों पसंद करती है तो वो उसे ये सब बताने लग जाती है जो वैन उसे कहा करता था। ये सुनकर यूजिंग कहती है कि वैन एक नंबर का झूठा है क्योंकि उसने उसे भी ऐसी मीठी मीठी बातों में फंसाया था। उसके लिए वो दोनों एक जैसे ही हैं। पर शाओ बोलने लग जाती है कि वैन सच में उससे प्यार करता है। एकदम से वो नोटिस करती है कि उसके पैरों में से खून आ रहा था और उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। एजिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वैन उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई। ये सुनकर वो काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगती है और वैन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। वो कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उनका एक्सीडेंट एक वैन से हुआ था और वो आदमी उन्हें ठोक कर भाग गया। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कोई ज़रूरी काम था। बाहर आकर वो एक कॉल पर किसी से कहता है कि वो एक्सीडेंट की जगह से सारे सबूत मिटा दे जिससे कि किसी को पता ना चल पाए कि ये सब प्लान था और उसने पैसे देकर ही एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो यूजिंग के बच्चे से छुटकारा पा सके। वो अपने फेस पर लगे मार्क की फ़ोटो लेकर शाओ को भेजता है और उसे कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो उसे मिलना चाहता है। जो सब करते हुए उसे छुपकर कोई देख रहा था। आगे हम यूजिंग को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के कपड़े देखकर रो रही थी। तभी गोंग वहाँ पर आकर उसे चुप कराने लग जाता है। वो इन सब के लिए खुद को ब्लेम करती है तो गोंग उसे गले लगाकर कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो बताता है कि उसने वैन को किसी से कॉल पर बात करते देखा था और उसे कल रात की डैश कैम की फुटेज दिखाने लग जाता है जो कि उसने अपनी कार से उनका पीछा करते वक्त ली थी। दूसरी तरफ हम वैन को शाओ के घर पर देखते हैं जहाँ वो शाओ के पूछने पर उसे झूठी झूठी कहानी बताने लग जाता है और बताता है कि यीचिंग उसके पास आई थी और ज़बरदस्ती उसके साथ रुकने के लिए कह रही थी। वो उसकी कार में भी घुस गई थी। पूरे रास्ते वो उसे लड़ाई कर रही थी और उसने उसकी स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर शाओ बोलती है कि यीचिंग कितनी ड्रामेटिक है। वैन उसे इन सब की टेंशन ना लेने के लिए बोलता है और कहता है कि वो उससे फ्री हो जाएगा। फिर वो दोनों मिलकर साथ में अपना बिजनेस रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि उनकी एक कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। ये सुनकर शाओ उसे कहती है कि वो उसकी डैड की हेल्प लेकर उसके बिजनेस को वापस से पैरों पर खड़ा कर देगी। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ हम यीचिंग को देखते हैं जो ये जानकर ट्रॉमा में थी कि वैन किस हद तक गिर सकता है। उसने उसके बच्चे को मार दिया ताकि वो यीचिंग से छुटकारा पा सके। उसकी आंखें गुस्से में पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं। वो कहती है कि वो उसे और शाओ को कभी माफ़ नहीं करेगी। आगे हम शाओ और वैन को देखते हैं जहाँ शाओ उसे बताती है कि उसके डैड ने उसकी कंपनी में 10 मिलियन युआन इन्वेस्ट किए हैं। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करने लगता है। तभी शाओ उसकी बॉडी में आ जाती है।
ये सब देखकर वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। वो उसे रिंग पहनाने के लिए जाता है, लेकिन वो अपना हाथ दूर कर लेती है और उससे कहती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, पर पहले वो उसका कुछ टेस्ट लेगी। वो उसे बोलती है कि वो पहले उसे एक कार ला कर दे, नहीं तो वो उसे बात नहीं करेगी। ये सुनकर वो बोलते हैं कि वो उसके लिए कार खरीद देगा। ये बोलकर वो चला जाता है और खुद से बोलते हैं कि ये लड़कियां कितनी डिमांडिंग होती है। वो प्लान करता है कि वो उसके डैड के पैसों से ही उसके लिए कार खरीदेगा। और यीजिंग, जो कि शाओ की बॉडी में थी, वो उसके डैड को बोलकर यीजिंग को रिक्रूट करने की सिफारिश लगाती है। वो शाओ के डैड से कहती है कि वो उनके पास यीजिंग नाम की एक लड़की भेजना चाहती है, ताकि वो उसे उनकी कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर के तौर पर हायर कर सके। अगले दिन वो हम यीजिंग को इंटरव्यू के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, जहाँ वैन की मॉम हमेशा की तरह उसके दरवाजे से कान लगाए हुए खड़ी थी। वो उन्हें डोर से हटने के लिए कहती है और इंटरव्यू के लिए शाओ की डैड के ऑफिस पहुंच जाती हैं, जहाँ पर वो उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि वो इस पोजीशन के लिए काफ़ी सूटेबल है, पर उसने बीच में काम क्यों छोड़ दिया था। तो वो उन्हें बताती है कि उस पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, इसलिए उसे काम छोड़ना पड़ा। इस सब के बाद भी उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और उसे फाइनेंशियल डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। यहाँ से फिर हम शाओ को देखते हैं, जो चेक करती है कि उनके सीसीटीवी में 5 मिनट की क्लिप गायब है। इसके बाद वैन वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है कि वो उसके लिए कार खरीदने वाला है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था। शाओ समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा प्रॉमिस कब किया। तभी ऑफिस में यीजिंग की एंट्री होती है। वो सभी को बताती है कि वो उनकी कंपनी की नई फाइनेंशियल डायरेक्टर है और गोंग उसका मैनेजर है। उसे वहाँ पर देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। शाओ और वैन समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। यीजिंग शाओ को ऑफिस टेक ओवर कर लेती है, साथ ही उसको ऑफिस ट्रांसफ़र भी कर देती है। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो चाहती क्या है। घर वापस आकर अब वैन यीजिंग पर गुस्सा करने लग जाता है कि कैसे उसने उसे बिना बताए कंपनी ज्वाइन कर ली। मॉम भी उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि वो अपने बच्चे को बचा तो नहीं पाई और वैन को बिना बताए उसकी कंपनी में चली गई। ये सब सुनकर उसे रोना आने लगा था, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और अजीब तरीके से कहती है कि वो ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए कर रही है। इसके बाद वैन देखता है कि यीजिंग रेडी होकर कहीं पर जा रही थी। उसे देखकर उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि आज से पहले यीजिंग ने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। वो उसे बताती है कि वो काम से बाहर जा रही है और उसे बताना जरूरी नहीं समझती कि वो कहाँ जा रही है। पर वैन और उसकी मॉम यीजिंग का पीछा करते करते एक बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यीजिंग गोंग के साथ ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि वो ऐसे कैसे किसी और आदमी के साथ ड्रिंक कर सकती है। तो यीजिंग उन्हें बताती है कि अगर वैन शाओ के साथ मीटिंग के बहाने लेट नाइट ड्रिंक कर सकता है, तो वो क्यों नहीं कर सकती। मॉम तो काफ़ी गुस्से में थी, पर वैन उन्हें वहाँ से ले जाता है, क्योंकि वो पब्लिक में तमाशा नहीं चाहता था। यीजिंग ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो उन दोनों का टेम्पर हाई कर सके। अगले दिन हम यीजिंग को ऑफिस में सभी के लिए कॉफ़ी लाते हुए देखते हैं, जहाँ गोंग और उसे साथ में देखकर वैन कहने लग जाता है कि वो हमेशा गोंग के साथ क्यों घूमती रहती है। ये सुनकर शाओ कहती है कि उसे यीजिंग की इतनी चिंता कब से होने लगी। तभी गोंग यीजिंग को उसका कॉफ़ी का कप देता है, जो देखकर वैन उसे कहने लग जाता है कि वो ऐसे कैसे किसी और का कॉफ़ी कप ले सकती है। ये देखकर शाओ को काफ़ी जलन हो रही थी। वो सभी को काम पर वापस जाने के लिए बोलती है और अपने डैड से बात करती है कि आखिर उन्होंने यीजिंग को हायर क्यों किया। डैड बताते हैं कि खुद उसी ने उसे रिकमेंड किया था, पर शाओन से कहती है कि अब वो उसे निकाल दे। इस पर डैड कहते हैं कि वो बिना वजह ऐसे किसी को नहीं निकाल सकते और उसे यीजिंग के साथ रहकर कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद हम वैन को देखते हैं, जो यीजिंग से पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो गोंग के साथ क्यों घूमती है। इस पर वो बताती है कि वो उसका फ्रेंड है। इतने में शाओ वहाँ पर आकर उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि उसने उसके डैड को मैनिपुलेट करके यहाँ पर जॉब ली है। ये सुनकर यीजिंग कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या बात कर रही है। वैन भी अब शाओ को लड़ाई ना करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी ऑफिस में थे। जहाँ वो वैन को उसकी साइड लेता हुआ देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, तो वो उसे यहाँ से ले जाता है और किस तरीके से फुसलाकर मना लेता है। ये दोनों अब एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। तभी गोंग उन्हें देख लेता है और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलता है। साथ ही उन्हें बताता है कि रात में यीजिंग ने सभी को एक ट्रीट के लिए बुलाया है। डिनर के दौरान अब वैन यीजिंग की अटेंशन लेने का ट्राई कर रहा था, जो चीज़ शाओ से देखी नहीं जा रही थी। यीजिंग अब जैसे ही वॉशरूम जाने लगती है, तो वैन भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन गोंग उसे रोक देता है। यीजिंग के पीछे पीछे शाओ भी वॉशरूम में जाती है एक चाकू लेकर। वो उसे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहती है। इस पर वो कहने लग जाती है कि उन दोनों ने मिलकर उसके साथ बहुत ही बुरा किया है और अब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। जो सुनकर शाओ गुस्से में उस पर हमला कर देती है, तो यीजिंग उसे एक थप्पड़ मारकर साइड में गिरा देती है और कहती है कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो मार सकती है, पर वो उसके बच्चे का बदला लेकर मरेगी। शाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस बच्चे की बात कर रही है, तो यीजिंग उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसने और वैन ने मिलकर उसके बच्चे को मार डाला। ये सुनकर उसको काफ़ी
शौक लगता है क्योंकि वेन उससे अभी तक सब कुछ झूठ बोल रहा था। उसे ये तक नहीं पता था कि यीजिंग प्रेग्नेंट थी और वेन ने उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसके बच्चे को मार डाला। ये सुनकर वो काफ़ी टूट जाती है और यीजिंग से माफ़ी मांगने लग जाती है। यीजिंग को भी रियलाइज़ होता है कि शायद शाओ को इस सब के बारे में सच नहीं पता था। वो उसे बताती है कि शाओ ने उनकी कंपनी के अंदर 5 मिलियन युआन का फ्रॉड करा है और वो उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उन सारी चीज़ों की डिटेल थी। अब हम शाओ को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। तभी वैन उसे रोक के पूछता है कि यंग और उसकी क्या बहस हुई थी। पहले तो वो उसे कुछ नहीं बताती पर फिर उसे रहा नहीं जाता और बोलती है कि यीजिंग ने उसे सब कुछ बता दिया है कि कैसे उसने एक्सीडेंट करवा कर उसके बच्चे को मारने की कोशिश करी थी और कैसे उसने कंपनी में फ्रॉड किया। वो उसे पेन ड्राइव देकर कहती है कि यीजिंग ने उसके खिलाफ सारे एविडेंस खोज लिए हैं और अब उसे जेल हो सकती है। तो इन घुटनों पर बैठकर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो इसे इन सब से बचा सकती है और उसके डैड उसका ये फ्रॉड कवर करने में हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी उसने ये पैसे उसी पर खर्च किए थे, पर शाह उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर अब जब वैन वो पेन ड्राइव चेक करता है तो उससे पता चलता है कि उसने उसके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत जमा कर लिए थे। मॉम उससे पूछने लग जाती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अब वो यीजिंग से जाकर रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो उससे शादी कर लेगा। ये सुनकर वो हंसती है और कहती है कि वो इस लायक नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में वापस चली जाती है और वैन की मॉम उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो वो उन्हें बता देते हैं कि उसने कंपनी के अंदर 5 मिलियन युआन का फ्रॉड किया था और अब उसे जेल हो सकती है। ये सुनकर मॉम जोर जोर से रोने लग जाती है और वैन उन्हें शांत होने के लिए कहता है। तभी वो उनके हाथ में एक पेपर देखता है जो कि यीजिंग के इंश्योरेंस का था। वो उसकी मॉम से कहता है कि उसे इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता मिल गया है। अगले दिन वो ऑफिस में देखता है कि यीजिंग कंपनी के सारे अकाउंट्स जमा कर रही है। वेन जब उसे रोक रहा था तो बोलती है कि वो उसे काम में इस तरीके से दखल नहीं दे सकता क्योंकि वो वहाँ की फाइनेंशियल डायरेक्टर है। इतने में शाओ वहाँ पर आ जाती है और वेन को रूम में लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि उसे लगता है कि इन सब में उसकी भी गलती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है। साथ ही वो उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से यीजिंग उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है जब वो गुस्से में होती है। ये सुनकर वेन को समझ में आ जाता है कि बीच बीच में शाओ अजीब बिहेव क्यों करने लगती है। वो उसे बताता है कि उसे एक ऐसा तरीका मिल गया है जिससे वो यीजिंग की बॉडी कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वेन के दिमाग में एक काफ़ी बढ़िया आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी। अगली सीन में हम यीजिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस से घर वापस आती है तो देखती है कि वेन ने उसके लिए डिनर बना कर रखा हुआ। तब वो उसे सॉरी बोलता है पर वो बोलती है कि चाहे वो कितना भी अच्छा बन जाए उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वेन कहता है कि वो अच्छा बनने का ट्राई नहीं कर रहा है, उसने जो भी बुरा उसके साथ किया है उसके लिए माफ़ी मांगता है। डिनर करते हुए वो उसे रिंग उतार कर देते हुए कहता है कि वो उसे अब से परेशान नहीं करेगा। साथ ही वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक लास्ट बार सनसेट देखना चाहता है। अगली सीन में अब उन दोनों को टेरेस पर देखते हैं जहाँ वो पहले भी यहाँ पर आया करते थे। वेन उसे कहता है कि उसने उसके साथ काफ़ी बुरा किया तो यीजिंग कहती है कि इन सब में उसकी भी गलती थी क्योंकि वो खुद को ही प्यार नहीं करती थी तो वेन उसे कैसे प्यार कर सकता था। वो पूछता है कि क्या वो उसे अब भी प्यार करती है, जो कहकर वो उसे गले लगा लेता है। जिस बहाने वो उसकी पॉकेट में एक चीज़ डालने की कोशिश कर रहा था जिससे कि शाओ उसकी बॉडी में आ सके। वो अब शाओ को मैसेज कर देता है कि उसने यीजिंग की पॉकेट में वो सामान डाल दिया है, तभी वो उसकी बॉडी में आ सकती है। यीजिंग उससे पूछती है कि आखिर वो किसे मैसेज कर रहा है, तभी शाओ उसकी बॉडी में आ जाती है। जहाँ यीजिंग बताती है कि वो शाओ है पर वेन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो उससे पूछता है कि वो दोनों किस डेट को मिले थे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो शाओ ही है। तो यीजिंग उसे बताती है कि वो दोनों 9 मई को मिले थे। इससे वेन को यकीन हो जाता है कि वो शाओ है। वो अब उसे वहाँ से यंग की बॉडी को लेकर जंप करने के लिए कहता है ताकि उसकी डेथ हो जाए और उसे यंग के इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए जिससे वो बच सकता था। ये सुनकर यीजिंग बोलती है कि ये तो मर्डर है ना। वो ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना गिर सकता है। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि उसे लगा था कि शाओ उसकी हेल्प करना चाहती है। वो अब उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि वो खुद ही उसे मार डालेगा और उसकी जान पहचान अंडरवर्ल्ड में है तो वो उसे बचा ही लेंगे। ये सुनकर यीजिंग कहती है कि पहले उसने उसके बच्चे को मार डाला और अब वो उसे मारना चाहता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि यीजिंग की बॉडी के अंदर शाओ नहीं थी बल्कि वो खुद यीजिंग थी जो कि एक्टिंग कर रही थी। इतने में शाओ और गोंग वहाँ पर आ जाते हैं। शाओ से ये सब करते हुए देखकर कहती है
कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती है। असल में ये सब कुछ यीजिंग और शाओ ने मिलकर प्लान किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और वेन ने जो कुछ भी उसकी पॉकेट में रखा था वो एक वॉइस रिकॉर्डर था जिससे उसका सारा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया गया था, जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा होने लग जाता है और शाओ से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ मिलकर उसे धोखा देगी। तभी यीजिंग बोलती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे कई सालों की जेल होने वाली है। तो वह गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और टेरेस की बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर कूद जाएगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। यीजिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले उसे अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे अकेले पाला था और वो चाहती थी कि वो अच्छा इंसान बने, पर उसने सब कुछ खराब कर दिया। वेन को फाइनली अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो यीजिंग को छोड़कर वहाँ से कूद जाता है। यहाँ से फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ वेन की मॉम आकर यीजिंग को कोसने लग जाती हैं कि आज उसके साथ ये सब उसी की वजह से हो रहा है। यीजिंग उन्हें बताती हैं कि अगर उन्होंने वेन को अच्छे से पाला होता तो ये सब ना होता। वो उन्हें सब कुछ बता देती हैं कि कैसे उसने उसके बच्चे को मारा और उसे भी मारने की कोशिश करी, पर फिर भी वो सारी बातें नहीं मानती। इतने में वेन स्ट्रेचर पर वहाँ पर आता है। उसकी मॉम को उसकी साइड लेने से मना करता है क्योंकि सारी गलती उसी की थी। उसकी इस हालत में देखकर मॉम रोते हुए कहने लग जाती है कि ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। जिसके बाद पुलिस वेन को वहाँ से आकर ले जाती है। यीजिंग शाओ से कहती है कि अगली बार से उसे किसी से प्यार करने से पहले सोचना चाहिए। जहाँ शाओ से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कंपनी में साथ मिलकर काम करना चाहती है और कंपनी को ग्रो करना चाहेगी। साथ ही वो उसे कहती है कि वो अब से उसकी बॉडी में घुसकर परेशान नहीं कर सकती। तो यीजिंग उसे मजाक में बोलती है कि क्या पता वो ऐसा फिर करे। तभी शाओ उसे एक मिरर दिखाती है और कहती है कि उसे उसके अंदर क्या दिख रहा है। उसी वक्त यीजिंग को होश आ जाता है और हम उसे एक साइकेट्रिस्ट के साथ देखते हैं। जो साइकेट्रिस्ट कोई और नहीं बल्कि शाओ थी। वो यीजिंग को कहती है कि उसने काफ़ी अच्छी नावल लिखी है और वो नावल उसे ज़रूरी उसके पास ट्रॉमा से रिलीफ दिला सकती है, पर अच्छा होगा कि नेक्स्ट टाइम से वो शाओ की उसकी कहानी की विलन ना बनाए। दरअसल शाओ एक साइकेट्रिस्ट थी और वो यीजिंग की लिखी हुई नावल पढ़ रही थी और जो कुछ भी अभी तक हमने देखा वो असल में नावल की कहानी थी। और ये नावल लिखना यीजिंग के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा था जिससे वो अपने पास में हुए इवेंट्स को भूल सके। यीजिंग अब शाओ को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम यीजिंग को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे उसने अपने अंदर अपने पास्ट की वजह से इमेजिनरी एनिमीज बना रखे थे, पर वो जान चुकी थी कि वो खुद ही खुद को रिकवर कर सकती है। इतने में गोंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वो उसे देखकर स्माइल करती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।